नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 6 जिसमें हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ जितने भी डिसऑर्डर है उनके बारे में। तो यहाँ पे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है और ये ओवरऑल जितने भी इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव है हम सबको क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर कि किस तरीके से डेवलप होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और उसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की जिसमें हम बात करेंगे डिस्कस द सम कॉमन फीचर्स एग्जिबिट बाय द इंडिविजुअल विद द एंटी सोशल्स एंड जो भी एंटी सोशल्स लोग होते हैं और उनके जो भी पर्सनालिटी डिक्लाइन होती है उसके बाद जो भी डिसऑर्डर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम क्या करेंगे एक्सप्लोर द कन्वर्जेंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इन द पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। और उसके अलावा लास्ट में हम बात करते हैं यूटिलाइज इस तरीके से हम करते हैं नर्सिंग प्रोसेस को जो भी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट है उनके थ्रू ठीक है हमें उनके लिए किस तरीके से नर्सिंग प्रोसेस करते हैं जिसमें आ जाता है इम्प्लीमेंटेशंस। ये सारी क्या है कि हम इन को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं जिसमें क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द बिहेवियर कि कोई भी चीज क्या है कि लॉन्ग टर्म तक होती है। इसमें क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में लॉन्ग टर्म आपका एग्रेसिव बिहेवियर या फिर क्या है कि लेक ऑफ सेल्फ स्टीम उसकी वजह से क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है। ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न की वजह से और बिहेवियर की वजह से बढ़ता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इफेक्ट इन थिंकिंग इमोशंस एंड रिलेशंस जो भी आपके रिलेशन से है थिंकिंग है और आपके इमोशन से है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है वो इस पे इफेक्ट करता है। ठीक है कि आप किस तरीके से सोचते हैं आपके इमोशंस क्या है आपके रिलेशंस लोगों के साथ कितने खराब है या फिर अच्छे हैं तो वो क्या करता है आपको इफेक्ट करता है आपको काज करवाता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। और उसके अलावा बात करते हैं डेविएट फर्दर कल्चर नॉर्म्स के कौन कौन से ऐसे कल्चर नॉर्म्स होते हैं जो भी इफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे और काज डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। और इसके काज यही है कि डिस्ट्रेस होने की वजह से या फिर इम्पेयरमेंट होने की वजह से आप उस चीज में ज्यादा इफेक्ट होते हो। ये ओवरऑल इफेक्ट करता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। ठीक है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन चीजों की वजह से होता है। ठीक है इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कि किस तरीके से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो डेवलप होता है। द डेवलप ओवर द टाइम यूजुअली दे आर बिगिनिंग्स एंड एडेरेंस इन्फ्लुएंस बाय द जो किस तरीके से जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनकी बिगिनिंग होती है या फिर एडेरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक जेनेटिकल आपको वो चीज मिली हुई है आपके जीन में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकली जो फैक्टर्स होते हैं पर्सनल ट्रेड्स जो पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं उनकी वजह से भी क्या है कि वो भी फैक्टर इफेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो डिसऑर्डर डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है कि आपको डेवलपमेंट हो सकती है डिसऑर्डर की। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स एनवायरनमेंट एंड ब्राइडिंग्स जो कंडीशंस होती है वो भी क्या करती है आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डेवलप करती है। तो ये सारी चीजें मिलके पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डेवलप करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि किस तरीके से डेवलप होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सबसे पहले डेवलपमेंट द एक्सप्लेन हाउ द अर्लीस्ट देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड जो भी शेप ऑफ अ पर्सनालिटी जो भी आपके लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या करते हैं आपकी पर्सनालिटी को शेप देते हैं। आप उन तरीके से अपने जो भी पर्सनालिटी होती है उसको बना देते हैं जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं। उसके अलावा अंडरस्टैंड रोल ऑफ फैमिली एंड एनवायरनमेंट और हमें पता है हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारी फैमिली और जो भी हमारी इन्वायरमेंट होती है उससे बनती है। तो ये भी एक हम कहते हैं कि हमारी फैमिली और इन्वायरमेंट हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और उसके अलावा आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होती है कि पर्सनालिटी आपकी कैसी होनी चाहिए वो बायोलॉजिकली होती है जेनेटिकली होती है क्योंकि आपकी जो भी चीजें हैं आपको जीन से मिली हुई होती है चाहे वो आपका आईक्यू लेवल हो उसके अलावा आपकी जो भी डिसऑर्डर्स हो ये सब हमें क्या है कि हमारी जेनेटिक से मिली होती है हमारी फैमिली से मिली हुई होती है। तो आइडेंटिफाई हम करते हैं
बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कि किस तरीके से बायोलॉजी भी हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये ओवरऑल क्या है कि डेवलपमेंट। बात करते हैं कि कौन कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और उसके अलावा बॉर्डर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये मेनली हम देखते हैं जिसमें क्या है लॉक ऑफ एम्पैथी, जिसमें लॉक आ जाती है एम्पैथी, और उसके अलावा डिसएग्रीमेंटेड फॉर द अदर्स के दूसरों की जो बात है उससे डिसएग्री होना, और उसके अलावा लॉक करना खुद को, उसकी एम्पैथी को। और उसके अलावा हम बात करते हैं एग्रेसिव एंड मैनिपुलेट बिहेवियर के किसी के भी साथ उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो या फिर मैनिपुलेट हो, वो भी क्या है कि वो भी आ जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। और उसके अलावा वायोलेंस ऑफ द सोशल रूल्स होते हैं, उनको वायोलेंस करना, उनपे बात करना, ये सारे क्या है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कॉमन चीजें होती हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इमोशनल अनस्टेबल हो वो पेशेंट, तो ठीक है उनके इमोशंस कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं। और उसके अलावा फेयर ऑफ कि हर चीज़ के लिए ये क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेयर होना। और उसके अलावा इम्प्लेसिव एक्शंस, इम्प्लेसिव मीन्स के एक्टिव एक्शंस, सडेंट एक्शन करना किसी चीज़ पे। और उसके अलावा अनस्टेबल रिलेशनशिप, और उसके जो रिलेशंस हैं वो भी अनस्टेबल हो, चाहे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर सोशल रिलेशंस भी उनके अनस्टेबल होते हैं। तो उसको हम कहते हैं जो क्या है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें इफेक्टेड होती है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन फीचर कौन कौन से होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। तो आइडेंटिफाई बिहेवियर सच एज इम्प्लेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। इम्प्लेसिव मीन्स के हर इस पे हाइपर एक्टिव होना, उसके अलावा है कि एग्रेसिव मूड होना। तो ये क्या है कि फीचर्स होते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इस पेशेंट को हो गया है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि मूड जो भी क्या है स्वीट्स, जो स्वीटिंग्स, जो मूड स्वीट होना। और उसके अलावा पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो खुद के साथ उसका रिलेशंस होता है या फिर लोगों के साथ रिलेशंस होता है, वो क्या है पुअर होना, मीन्स बहुत ही कम होना और खुद को आइसोलेट करके रखे। तो ये सारे आ जाते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। उसके बाद बात करते हैं कि और कौन से फीचर्स होते हैं, जिसमें आ गया माल एडोप्टेशन, कि किसी भी जगह पे वो एडोप्ट ना कर पाए, ठीक है। माल एडोप्टेशन हो उसकी वजह से, जिसमें बिहेवियर दैट हार्मफुल एंड इनइफेक्टिव, जो क्या है कि जो उसका बिहेवियर हो वो खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या है हार्मफुल हो या अनइफेक्टेड हो, ये भी क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ जाता है कि माल एडॉप्टेशन हो बिहेवियर। इसमें आता है कि सेल्फ हार्म, खुद को भी हार्म वो पेशेंट कर सकता है। और उसके अलावा आ जाते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज, वो किसी चीज़ से, ठीक है, किसी सब्सटेंस से वो अब्यूज हो सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं एग्रेशंस, हर चीज़ पे एग्रेशन होना। और उसके अलावा लास्ट में आ जाता है विथड्रा, कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, हर चीज़ को विथड्रा करना। और ये सारे क्या है कि माल एडॉप्टेशन में आ जाते हैं। उसके अलावा साइकोडायनामिक की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस इफेक्टिंग बिहेवियर, के किस तरीके से अनकॉन्शियस जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से आपके बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा फोकस ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। साइको डायनामिक में सिंपली ये आता है कि जो आपका ब्रेन है, अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, वो क्या करता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है पास्ट एक्सपीरियंस को लेके। वो भी एक क्या है कि इफेक्ट करता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, और उसकी वजह से आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फीचर्स पेशेंट में, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं कि साइकोडायनामिक किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, ठीक है। साइकोडायनामिक में क्या होता है कि अंडरस्टैंड रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, कि हम अनकॉन्शियस जो माइंड है उसका रोल हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो काम करता है। उसके अलावा आइडेंटिफाई डिफेंस मैकेनिज्म, के किन चीज़ों से ये बचना चाहता है जो पेशेंट होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके अलावा रिलेटेड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड एडल्ट बिहेवियर, कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो क्या कर रहा है कि वो एडल्ट जो है एज है उसमें वो बिहेवियर के थ्रू शो करवा रहा है जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव।
तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पता चलता है। उसके अलावा कॉजेटिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जेनेटिकल प्रिडिक्शंस, जिसमें क्या है कि जीन्स की वजह से भी क्या है कि काज होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्योंकि जीन अगर एबनॉर्मल होते हैं तो उनकी वजह से भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर काज हो सकता है। और उसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड अब्यूज़, किसी ने चाहे बचपन में क्या हो कि उनको अब्यूज़ किया हो, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो, पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, तो वो भी क्या करता है, काज करवाता है जो भी मेंटल डिसऑर्डर या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। उसके अलावा फैमिली डिसफंक्शन, आपकी फैमिली है उनमें कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो वो भी क्या करता है, वो भी एक फैक्टर्स होता है जो इफेक्ट करता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। उसके अलावा हम बात करते हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सोसाइटी और एनवायरमेंट का जो स्ट्रेस होता है, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें भी क्या करती है, आपको इफेक्ट करती है। जो आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके लिए ये भी काज करती है। तो ये ओवरऑल काज होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। उसके अलावा बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स की, जिसमें एनालाइज करते हैं रिस्क फैक्टर कि किन किन चीज़ों की वजह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा अंडरस्टैंड इंटरेक्शंस बाय द बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट काजेस, कि किस तरीके से आपकी बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों मिलके किस तरीके से जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को काज करवाते हैं। उसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड इम्पैक्ट ऑफ द ट्रॉमा, कि आपको अगर चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है वो किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस की, जिसमें हम बात करते हैं असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, कि किस तरीके से नर्सिंग प्रोसेस करते हैं कि किसी भी डिजीज़ को सबसे पहले उस पेशेंट को हम किस तरीके से असेस करते हैं जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और उसके अलावा उसकी जो भी कंडीशन है उसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, फिर उसके लिए क्या प्लानिंग बनाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, और बाद में हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस, कि उस प्लान को हम किससे वर्क करवा रहे हैं, उस पेशेंट पे किससे इंटरवेल करवा रहे हैं, इंटरवेंशन करवा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि उस प्लान की वजह से इस पेशेंट में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये ओवरऑल आ जाता है नर्सिंग, जो भी हमने 4 जो नर्सिंग प्लान्स पढ़े थे उसमें आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस की, कि नर्सिंग प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या गए, अप्लाई द नर्स प्रोसेस इन द पेशेंट, कि किस तरीके से नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। डेवलप इंडिविजुअलाइज केयर प्लान, कि किस तरीके से एक पेशेंट की हम केयर प्लान करते हैं। और उसके अलावा मैनेज एंड माल एडॉप्टेशन बिहेवियर इफेक्टिवली, हम जो माल एडॉप्टिव बिहेवियर होता है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं इफेक्टिवली, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा सबसे पहले आ जाता है कि नर्सिंग इंटरवेंशन मेन थेरापेटिक रिलेशंस, सेट द क्लियर बाउंड्रीज, जो क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए पेशेंट और नर्सिस में। और उसके अलावा मेंटेन करते हैं थेरापेटिक रिलेशन, जिसकी वजह से क्या है कि अगर हम कम्युनिकेशन पेशेंट से कर रहे हैं तो पेशेंट हम पे अपना ट्रस्ट डेवलप करे। उसके अलावा एम्पैथी होना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे फील्ड, एक इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा क्या है कि इनकरेज कोपिंग स्ट्रेटजीज, हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि आप अपनी डिजीज से किस तरीके से कोप कर सकते हो, उसके लिए भी इनकरेज करते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम उसको एक ओवरऑल थेरापी के थ्रू, इमोशन कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं और इनकरेज करते हैं कि कोप करें इस डिजीज से, आप इनसे अच्छे तरीके से कोप करें। और ये सारी क्या है कि नर्सिंग इंटरवेंशन में चीज़ें आ जाती हैं। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।